गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ मॉर्निंग पेपर क्लास 11th। जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका हमने सेक्शन नंबर 1 जिसमें सारे 1 मार्क्स थे डिस्कस कर चुके हैं। केस स्टडी सेक्शन 2 डिस्कस कर चुके थे और सेक्शन 3 जिसमें 2 मार्कर थे डिस्कस कर चुके थे। अब चलते हैं सेक्शन 4 पे जिसमें 3 मार्कर थे। तो जो 29 क्वेश्चन आया था वो था, हमारे पास एक सेट है जो है 1 2 3 4 6। अगर हम इनके एलिमेंट को अपने साथ रिलेट करें और एक रिलेशन बनाएं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो वो रिलेशन क्या होगा हमें बताना है। तो रिलेशन क्या था बेटा कि ए और बी दोनों ए से आने चाहिए, यानी इसी सेट से हमें एलिमेंट लेने हैं। और कंडीशन है कि जो बाद वाला एलिमेंट है बी, जो यहाँ पे ना ब्रैकेट मिसिंग थी, तो जो बाद वाला एलिमेंट है बी वो पहले से डिविजिबल हो, तो यानी ए से डिविजिबल हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं ए को 1 लेता हूं, ए को 1 लेता हूं तो 1 से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं। तो 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होता है ना। कंडीशन है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो बाद वाला एलिमेंट पहले से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैंने ए को 1 लिया है तो 1 से तो सारे डिवाइड होते हैं, तो यानी 1 से के साथ सारे कॉम्बिनेशन रिलेट हो जाएंगे। अब अगर मैं ए को 2 लेता हूँ तो 2 से तो 2 डिवाइड हो सकता है इन नंबर में से, इन्हीं नंबर में से लेना हमें, ठीक है ना। 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। अब अगर मैं ए को 3 लेता हूँ तो 3 से 3 डिवाइड होता है या 6 डिवाइड होता है। और अगर मैं ए को 4 लेता हूँ तो 4 से 4 डिवाइड ही होता है बस। और अगर मैं ए को 6 लेता हूँ देन 6 इज डिविजिबल बाय 6 ओनली आउट ऑफ दीज नंबर्स। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। तो हमसे बोला था आर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो पहले पार्ट में हमें ये करना था। दूसरा पार्ट था डोमेन बताओ। तो जब हम ए कॉमा बी एलिमेंट लिखते हैं रिलेशन के अंदर, तो जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो हम क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे कि डोमेन मतलब पहले कौन कौन से एलिमेंट आ पा रहे हैं। 1 आ पा रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो हम कहेंगे डोमेन हो गया 1 2 3 4 6। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि डोमेन ए सेट भी है। ऐसी बात करते हैं रेंज की। रेंज होता है बाद वाला एलिमेंट, बी एलिमेंट होता है। तो हम वो देख रहे हैं 1 भी आ पा रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी। तो हम कहेंगे रेंज जो है हमारी, रेंज वो भी हमारा 1 है, हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो ये हमारे आंसर्स थे, ठीक है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, 1 मार्क फॉर ईच पार्ट। अब चलते हैं 31st पे। ये भी बहुत ईजी था, सिर्फ हमें क्या करना था, इसका होल क्यूब खोलना था और हमें बताना था कि उसके बाद उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट क्या होगा। तो हमें ना यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब यानी 8 प्लस बी क्यूब यानी 27 आयोटा क्यूब प्लस 3ab यानी 3 टू द 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 टू द 6 और 3 18 आयोटा 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 8 है, 27 आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं 27 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आ जाएगा 36 आयोटा और 18 इंटू 3 54 आयोटा स्क्वायर, तो यानी -54। तो हमारे पास आ गया, ये माइनस करेंगे तो -46 और ये आ गया आपके पास 9 आयोटा। बट हमें तो रियल पार्ट चाहिए था, ये हमारा z है। तो हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ z हमारा होता है जिसमें आयोटा नहीं होता। तो हम इसको नोट करके कह रहे हैं, देख रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या आ रहा है, -46। अगर यहाँ जाता कि इमेजनरी पार्ट बताओ, तो इमेजनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है, तो होता है 9। तो बस इतना ही करना था 3 मार्क के अंदर। हमें पहले इसको ओपन करना था, 2 मार्क फॉर सॉल्विंग था और फिर 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग था कि रियल पार्ट क्या होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था बेटा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने ना इन बॉलों में से 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है। सिलेक्शन है, सेलेक्ट करनी है मतलब सिलेक्शन है, तो यानी कॉम्बिनेशन लगेगा। एंड है तो मल्टीप्लाई होगा। हमने पढ़ा था कि जब एंड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और होता है तो ऐड करते हैं। तो हमें 5 में से 2 ब्लैक बॉल चाहिए, तो हम कहेंगे 5c2 हो गया। एंड यानी मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। 6 में से 3 रेड बॉल चाहिए, तो 6c3 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 5c2 कैसे निकालते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो आ जाएगा सॉल्व करके 10, है ना। और 6c3 जब करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करके आ रहा है 20। तो यानी हमारे पास हो गया
200 वेज, तो 200 वेज में हम इन बॉलों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका और पार्ट क्या था कि डॉटर वर्ड में अगर आप ढूंढेंगे तो हम देख रहे हैं कि डॉटर वर्ड के अंदर कितने वावल आ रहे हैं। डॉटर वर्ड में एक वावल, दो वावल, तो वावल पता है हमको कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। तो ए आ रहा है, यू आ रहा है और ई आ रहा है, तो हमारे पास 3 वावल हैं और 5 हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, डी जी एच टी आर, 5 कॉन्सोनेंट है। अब हमें 2 वावल चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट चाहिए और फिर हमने उनसे वर्ड बनाने हैं। कितने वर्ड बनेंगे, तो पहले बात होगी कि कौन से 2 हम वावल लें और कौन से 3 हम कॉन्सोनेंट लें। तो पहले लगेगी सिलेक्शन, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन के लिए लगता है कॉम्बिनेशन के, हमने 3 में से कोई भी 2 वावल सेलेक्ट कर लिए, 5 में से कोई 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए। अभी सिर्फ सेलेक्ट करें हमने, अब हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट्स आ गए, 2 यहाँ से 3 यहाँ से। अब उनको अरेंज करके वर्ड भी बनाना है। तो जब हम उन वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो हमारे पास लगेगी अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के लिए लगता है 5b5, तो इतने में हम वर्ड बना पाएंगे। अब कितने वर्ड बनेंगे वो सॉल्व कर लेते हैं। 3c2 होता है हमारा 3, 5c3 होता है हमारे पास 5, 4/2 10, और ये हो गया 5 फैक्टोरियल, तो 30 इंटू 120। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3600। तो इतने वर्ड हम बना सकते हैं बाय यूजिंग 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो ये क्वेश्चन था 3 मार्क का, ठीक है, कितना आसान था देखिए, है ना। अब अगला जो क्वेश्चन था 32, वो 3 मार्क का था, ट्रिको बेस्ड। तो यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो हम ज़रा लगाने की कोशिश करते हैं, तो लगाते हैं ज़रा फॉर्मूला। तो ऊपर ये जो है इस वाले एक्सप्रेशन में क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b यानी tan 45, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस tan x, और अपॉन 1 माइनस tan a, tan 45 यानी 1 इंटू tan x। तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी जो फॉर्मूला लगाएंगे हम तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब जब ये टर्म ऊपर जाएगी, मतलब ये ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। और यहाँ पे ये टर्म रेसिप्रोकल होगी तो 1 प्लस tan x ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस tan x नीचे आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस tan x और 1 प्लस tan x बन गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और नीचे भी 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था और वो भी बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये 3 मार्क के लिए। अब चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ ये कह रहा है, अब इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते थे, फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ये कह रहा है टोटल क्लास में 35 बच्चे हैं और एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि हर स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 गेम्स, यानी ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कोई गेम नहीं खेलता। इसका मतलब है कि जो टोटल 35 दे रखा है ये हमारा यूनियन है, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बाहर हो, है ना, यानी ये यूनियन दे रखा है ए और बी। क्रिकेट को अगर मैं ए इवेंट मान लूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे को 24 दे रखे हैं, और फुटबॉल को अगर मैं बी इवेंट मान लूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 16 दे रखे हैं। और हमसे पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों करते हो, खेलते हो। तो हमारे पास यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी 24 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी 16 और माइनस इंटरसेक्शन, ये हो गया। तो यहाँ पे जब मैंने इसको अरेंज किया ये हो गया 40 में से 35 इधर ले आऊँगा और यूनियन को इधर ले जाऊँगा, इंटरसेक्शन को सॉरी, तो आ जाएगा 40 माइनस 35 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था 3 मार्क के लिए। इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते थे। अगर हम वेन डायग्राम से करते तो कैसे करते देखें, यहाँ भी कह रहा है कि ना क्रिकेट बना लेते हैं और हम ये क्रिकेट हो गया, ये फुटबॉल हो गया, हमें इंटरसेक्शन नहीं पता तो कॉमन पार्ट हम एक्स लिख देते हैं। अब क्रिकेट में 24 बच्चे आने चाहिए, यानी इस सर्कल में 24 बच्चे आने चाहिए, एक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 24 माइनस एक्स यहाँ हो जाएंगे, ये बाहर वाले में यहाँ पे, और यहाँ पे होना चाहिए 16, तो 16 माइनस एक्स यहाँ हो जाएंगे। अब इन सबका जो टोटल है यानी 24 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स, ये 35 दे रखा है, ये टोटल बच्चे 35 है। एक्स एक्स कट गया, 40 माइनस एक्स 35 हो गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई।
तो हमसे ये पूछा था कि इंटरसेक्शन कितना है, तो हम कहेंगे 35 में से 40 में से 35 किया तो 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन था बच्चे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 34 क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज एक्स, तो फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, हमें पता है एन टर्म होती है हमारी ए इंटू आर की पावर n-1, तो फोर्थ टर्म हो गई हमारे पास, यानी एक्स हो गया हमारे पास ए आर क्यू, 10th टर्म वाई दे रखी है, 4 टर्म एक्स है, 10th टर्म वाई है, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी, 10th टर्म हो जाएगी ए आर की पावर 9, और z हमारे पास 16 टर्म है, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 15। अब वो कह रहा है प्रूव करो एक्स वाई जेड जीपी में है, तो अगर ये तीन नंबर जीपी में होंगे तो इनका जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए, यानी हमें शो करना है कि y बाय एक्स शुड बी इक्वल टू z बाय वाई। तो हम एक बार देखते हैं, y z बाय वाई निकाल लेते हैं। z बाय वाई कैसे निकालेंगे बच्चे, इन दोनों को डिवाइड करके। तो ए आर 15 को जब आप ए आर 9 से डिवाइड करोगे ए से ही कट जाएगा, और आर 15 बाय आर 9 करोगे तो आर 6 आ जाएगा। अब ऐसे ही अब वाई बाय एक्स निकालो, वाई बाय एक्स कैसे निकालोगे, वाई बाय एक्स ए आर 9 को ए आर क्यूब से डिवाइड करोगे तो ए से ही कट जाएगा, आर 9 बाय आर 3 करोगे तो आर 6 आ जाएगा, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब हो गया कि z बाय वाई इक्वल टू वाई बाय एक्स है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जी पी। हमें यही शो करना था कि एक्स वाई जेड आर इन जी पी। तो बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। अब इसके और पार्ट पे चलते हैं। इसका और पार्ट क्या था कि फाइंड ऑल, यहाँ पे ना कन्फ्यूजन थी बेटा, कुछ बच्चों ने गलत किया, कुछ नहीं वाले 2-3 बच्चों ने, कि बिटवीन जो वर्ड लिखा होता है तो हम इनको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है ना, मतलब इनको यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनके बीच में नंबर चाहिए, तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो 5 के मल्टीपल जो इसके बीच में आते हैं वो कौन से आएंगे, हम कहेंगे वो आएंगे 105, 110 और चलते रहेंगे आगे 995। अब वो कह रहा है उन सब का सम निकालो, यानी हमें इस एपी का सम निकालना है। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर टर्म्स निकाल लेंगे इस एपी की। तो इस एपी के लिए हम कहेंगे ये हमारे पास nth टर्म है 995, तो nth टर्म कैसे लिखते हैं हम, ए प्लस यानी 105 प्लस n-1 इंटू डी, और डी हमारा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कौन सा है, 5 की सीरीज़ है तो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो 995 में से जब आप 105 माइनस करोगे इसको, तो ये आ जाएगा 180, और 180 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे, सॉरी 180 नहीं आएगा, 890 आएगा, 890 सॉरी, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा था, 890 आएगा, है ना, क्योंकि 900 में से 100 गया 100 और 95 में से 5 गया तो 90, 890 पे 5, और जो -1 था वो +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 890 पे 5 178 + 1 179, यानी टोटल नंबर टर्म्स इस सीरीज़ में 179 है। अब सम का क्या फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर 2a प्लस n-1d भी लगा सकते हो। मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा देता हूँ, यानी 105 प्लस 995, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, तो पहले हम 105 को ऐड कर देंगे 995 में, तो कितना आ जाएगा 100 और 900 हज़ार, और 100 वहाँ से आ गया, तो आ गया 179/2 इंटू 1100। इसको कट कर देते हैं 2 से डिवाइड करके, ठीक है ना, 1100 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से कट करके, तो ये आ जाएगा 550, तो 179 इंटू 550 कर देंगे। तो 550 को 179 से मल्टीप्लाई करोगे ना जब आप, इसका आंसर आ रहा था 98450, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चेक कर सकते हैं, यानी हमें सम चाहिए था, तो ये हमारा सम था बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 मार्क का, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्या लिखा था, यहाँ लिखा है कि रवि के पास 70 और 75 नंबर है 2 यूनिट टेस्ट में, तीसरे में वो कितने लाए कि उसकी एवरेज 60 हो जाए। तो मान लेते हैं थर्ड टेस्ट में उस x मार्क्स लाएगा, तो एवरेज कैसे निकालते हैं तीनों की, तीनों के मार्क्स को ऐड करा डिवाइड बाय 3 किया, ये आ गई हमारी एवरेज। और वो कह रहा है ये जो एवरेज है ये 60 से कम 60 होनी चाहिए, मतलब कम से कम 60 का मतलब 60 या उससे ऊपर हो सकती है, तो हम 3 को ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 145 प्लस एक्स इज़ मोर देन 180। तो x की जो वैल्यू आ गई 180 में से 45 माइनस किया तो 35 आ गया।
तो x हमेशा 35 से बड़ा होगा या इक्वल, तो उसने तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो थर्ड टेस्ट में कम से कम उसको 35 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी उसकी एवरेज कम से कम 60 होगी। तो ये हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 5 तो और भी ईजी था, 5 मार्क के क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली थी, यहाँ पे ना इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है इसका मतलब जब हम लाइंस को बनाएंगे तो डॉटेड लाइन बनाएंगे, तो हम सिर्फ आइडिया लेने के लिए लाइन प्लॉट करेंगे कि भाई ये इक्वल टू कहाँ 1 कहाँ आएगा और x माइनस 2y इक्वल टू -1 कहाँ आएगा। तो मैं हमेशा की तरह वही 2 सॉल्यूशन निकालता हूँ जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 2 सॉल्यूशन बेस्ट रहते हैं हमारे, कि एक बार आप x को 0 पुट कर दो और एक बार y को 0 पुट कर दो, अगर वो रीजन से पास नहीं कर रही तो। x को 0 पुट किया तो y -1 आ गया, और अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x हाफ आ गया। यहाँ पे देखते हैं, x को 0 पुट किया तो y हाफ आ रहा है, और y को 0 पुट किया तो x -1 आ रहा है। तो जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो एक बार देखते हैं कैसी लाइन बनेगी। बट देखना याद रखना डॉटेड लाइन बनानी है हमें। तो x एक्सिस पे 0 और y x एक्सिस पे हाफ मार्क किया, ये मैं 1 यूनिट ले लेता हूँ, हाफ ही हो जाएगा यहाँ पे, और y -1 है, यानी इन 2 पॉइंट से लाइन जुड़ती हुई जाएगी बट डॉटेड लाइन आएगी। ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन। दूसरी है x एक्सिस पे -1 है, y पे हाफ है, तो ऐसे जुड़ती जाएगी ऐसे। ये हमारी लाइन हो गई 2। ये हो गई हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू -1 वाली लाइन, और ये हो गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन। अब वो कह रहे हैं शेडिंग की बात करो, तो हमने इसमें ओरिजिन पुट किया तो 0 > 1 सेटिस्फाई नहीं करा, 0 1 से बड़ा थोड़ी होता है, तो इसके लिए शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगी, नहीं इसकी शेडिंग इधर की तरफ आएगी। और इसके लिए 0 < -1 इसकी भी फॉल्स है, तो इसकी भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगी। तो कॉमन रीजन हमें कौन सा मिल रहा है, ये वाला, ये वाला है रीजन, ये हमारे पास ये लाइन आगे भी चली जाएगी, तो ये वाला हमारा रीजन कॉमन हो जाएगा, और हमें यही बनाना था कि कॉमन रीजन बताओ। तो हम यहाँ लिख देंगे शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बट अगर आप ध्यान से देखते हैं ना बेटा, और पार्ट इसका ज़्यादा आसान था। क्या आसान था, बस कभी आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, कुछ स्टेटमेंट को तोड़ लेते हैं, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं देखो, सुनो बोला मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बताओ, तो शॉर्टेस्ट साइड को मैक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ भी शॉर्टेस्ट साइड आ रही है उसको एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यानी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3x है, और शॉर्टेस्ट साइड हमारे पास x है। अब पढ़ते हैं द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड जो है ना इससे 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। कुछ बच्चों ने इसको +2 भी लिख सकते हैं, बट आप खुद सोचो बेटा कि लॉन्गेस्ट साइड तो ये वाली है, तो दूसरी तो इससे छोटी होगी ना, तो -2 आएगा। अब कह रहा है इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, तो जब हमने इन सबको जोड़ा, इसको जब जोड़ा ऐड किया, तो वो कह रहा है ये जो पेरीमीटर है ना ये कम से कम 61 आना चाहिए, तो उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमने सबको ऐड किया, तो 3x और x, तो ये बन जाएगा 7x मोर देन 63। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मोर देन 63/7, यानी 9, यानी x हमेशा 9 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। उसने पूछा था मिनिमम लेंथ बताओ, तो हम मिनिमम लेंथ तो 9 आ जाएगी, तो हम कह देंगे कि इसका आंसर होगा कि मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड हमारे पास 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका और पार्ट देखिए, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ मिस प्रिंट था कि हम करेक्शन करा दी होगी आपके स्कूल में भी, cos 4x है। अब हम क्या करेंगे, cos 4x के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो हम इसको लिख देंगे cos 2 × 2x, और cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम 2x को x मान के ये फॉर्मूला लगा देंगे cos 2 थीटा का, 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर 2x का फॉर्म मतलब होता है sin 2x का होल स्क्वायर, और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 sin x cos x। और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे पास आंसर था, ठीक है ना बच्चे, तो ये प्रूव हो गया। अब इसका और पार्ट देखते हैं, और पार्ट, तो यहाँ पे भी ये भी मैंने आपको कराया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसको पहले हम क्या करेंगे, 2 से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बेटा, इसको भी और इसको भी।
तो अब ना टू कॉस ए कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है जो होता है कॉस ए माइनस बी, यानी इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कॉस 2x माइनस एक्स बाई टू यानी 3x बाई टू। और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा कॉस 5x बाई टू। ऐसे ही इन दोनों में लगाएंगे तो कॉस 3x माइनस 9x बाई टू, 6 माइनस 9, तो ये बन जाएगा कॉस 3x बाई टू। और ऐड करेंगे तो बन जाएगा 6 और 9 15x बाई टू। तो हम ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमने करा हुआ है एक दिन जो हमने तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन की थी तो उसमें ये क्वेश्चन भी किया था, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो एक्सपेक्टेड था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो वही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्म लगा देते हैं। वो क्या होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई टू। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 15 + 5 20 बाई टू 10x आ जाएगा। तो a प्लस बी बाई टू होता है तो 10x बाई टू किया तो 5x आ गया। और फिर होता है a माइनस बी बाई टू, तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x बाई टू आएगा यानी 5x बाई टू आ जाएगा, मतलब 5x होगा a माइनस बी और नीचे 2 होता है फॉर्मूले में बट नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2 से 2 काट ही देते हैं, ठीक है ना, ये 2 से 2 काट ही देते हैं और माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा साइन 5x और साइन 5x बाई टू। तो ये हमारा आंसर हो गया। एनसीईआरटी की एग्जांपल था, एक करेक्शन आई थी कि ये हमारे x बाई टू एंगल में है, ठीक है ना, तो ये करेक्शन आपने कर ली होगी। अब क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ये भी। इस पे ये जो क्वेश्चन है ये पहले मैं करा देता हूँ। यहाँ कह रहे हैं एम टर्म एम है, एम टर्म कैसे लिखते हैं हम, a प्लस एम माइनस 1d, ये हमारी n है, और nth टर्म हमारी m है, n माइनस 1, ये हमारा n माइनस 1, ये m है। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते, 10th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। तो d कॉमन आ गया, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, यहाँ से आ गया n माइनस m, तो यहाँ से ये m माइनस n आ गया और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस n कट जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -1 आ गई, यानी इस AP सीरीज़ की d जो है हमारे पास -1 आ गया। अब वो आप इस फॉर्मूले में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैं -1 पुट करूँगा d की वैल्यू, ये -m + 1 हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास a आ जाएगा m + n माइनस 1। अब a भी मिल गया, d भी मिल गया, तो मैं किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकता हूँ। मुझसे पूछा था p टर्म बताओ, p टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस p माइनस 1d। तो मेरे पास a है m प्लस n माइनस 1, d मेरा -1 है, तो -p + 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, m टर्म क्या आ गई, m टर्म डायरेक्ट आ गई बच्चे, pth टर्म क्या आ गई, m प्लस n माइनस p। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। तो ये हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। और इसका जो और पार्ट था वो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, आपने देखा होगा। ओके, इसका और पार्ट करते हैं जरा। और पार्ट में यहाँ क्या दे रखा है कि AP सीरीज़ है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, ये रब कर देता हूँ। यहाँ पे एक AP सीरीज़ है जिसमें जो सम है उसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं P प्रोडक्ट से और R सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो मैंने कोई भी एक सीरीज़ अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ। एक सीरीज़ है जिसमें AR जो है 1 से ग्रेटर है और सीरीज़ है AR स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, SN का। SN क्या हो जाएगा हमारे पास, बल्कि SN को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा AR⁻n−1 अपॉन R−1, ठीक है। और वह R क्या होगा, R है इनके रेसिप्रोकल, यानी 1/A 1/AR इसका रेसिप्रोकल। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, तो इसकी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म तो 1/R होगी और कॉमन रेशियो हो जाएगा इस सीरीज़ का 1/R। तो अगर R 1 से बड़ा है तो 1/R R से छोटा होगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 - 1/R⁻n अपॉन 1 - 1/R। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/A R⁻n एलसीएम लेने के बाद अपॉन R-1, और इसका जो R⁻n है वो नीचे आ जाएगा और इसका R ऊपर चला जाएगा। हमारे पास S भी आ गया, R भी आ गया। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये n है, प्रोडक्ट है इन सारी सीरीज टर्म्स का, प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, AR स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू A × R⁻n-1। अब इसमें हम क्या करते हैं, A को तो अलग कर लेते हैं,
तो ए की पावर एन हो जाएगा। अब आर की पावर जब हम ऐड करेंगे सारी की सारी, तो यहाँ पे पावर में बन रही है ए पी सीरीज़ और टोटल नंबर टर्म्स है हमारे पास n-1। तो ये यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n-1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यानी n आ जाएगा। अब मैंने p भी निकाल लिया, r भी पता है, s भी पता है। अब हम क्या प्रूव करना है हमें कि p² इंटू आर की पावर n s की पावर n होगा। ठीक है, तो p² हम कर लेते हैं। p² मतलब इसका जब स्क्वायर करोगे तो यानी a की पावर n का स्क्वायर हो जाएगा, r की पावर n-1 हो जाएगी क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा स्क्वायर का, इंटू r की पावर n जब n करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a की पावर n, r की पावर n², क्या आ जाएगा r की पावर n-1 अपॉन r-1 की पावर n और r की पावर n। तो देखो अब a की पावर n से a की पावर n कट जाएगा, यह बन जाएगा a की पावर n, r की पावर n-1 अपॉन r-1 की पावर n एज इट इज रहने देते हैं। अब r की पावर सॉल्व करते हैं। r की पावर कितनी है n² माइनस n, यहाँ से ये प्लस n हो जाएगा और नीचे से माइनस n² आएगा, तो ये सारी पावर कट जाएगी यानी r की पावर तो ज़ीरो हो जाएगी, यानी हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा। और ये क्या है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा सबकी पावर n कॉमन ले लूँगा जो होल पावर है, तो ये आ जाएगा a की पावर n-1 अपॉन r-1 की होल पावर n। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तो s है, तो Sn आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया p² r की पावर n जो होगा वो s की पावर n हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पेपर सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, हो सकता है सेम क्वेश्चन बोर्ड फाइन एनुअल एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।